बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिड टर्म से पहले हमने 4 चैप्टर डिस्कस किए थे। अब हम प्रॉपरली पीरियोडिक टेबल को सीक्वेंस वाइज स्टडी करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल की स्टडी में ग्रुप्स की स्टडी होती है। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो ग्रुप नंबर 4 या ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स की स्टडी होगी। द ग्रुप 14 एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड है। इन सब एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मेन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। द एलिमेंट्स इन ग्रुप 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, शो a gradation from carbon, which is a non-metallic, to lead, which though its oxides are amphoteric is mainly metallic in nature। यानी जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आते हैं तो कार्बन प्योरली नॉन मेटल है और लेड मेटल वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो एक चेंज आ रहा है नॉन मेटालिक से मेटालिक करेक्टर की तरफ। अब इनमें हम कार्बन को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, सिलिकॉन को, और बाकी एलिमेंट्स को भी इंट्रोडक्शन उनका भी करेंगे। अक्रंस, एक्सट्रैक्शन एंड यूजेस। ग्रुप 14 एलिमेंट्स और क्रस्ट में अबंडेंटली पाए जाते हैं। द टू लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन की 2 एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स क्या होती हैं? एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स को हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। कार्बन की 2 एलोट्रॉप्स हैं, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। नेचुरली ये पाई जाती हैं। और अमॉर्फस कार्बन भी पाया जाता है। डायमंड अकर्स इन इग्नियस रॉक्स, डायमंड रॉक्स में पाया जाता है साउथ अफ्रीका और कंट्रीज़ में। कार्बन डाइऑक्साइड जो अर्थ क्रस्ट में है 0.04% है। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स की भी अकरेंस की डिस्कशन हुई है कार्बन के अलावा। तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स को हम देखेंगे कि उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह लेड के सल्फाइड्स हैं तो कार्बन के साथ रिएक्शन करके लेड ऑक्साइड बना देते हैं। लेड ऑक्साइड का फिर कार्बन से रिएक्शन होकर लेड बनता है। जो मेन टॉपिक है वो है यूजेस क्या हैं इन सारे ग्रुप नंबर 4 एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस। सबसे पहले कार्बन के यूजेस देखेंगे और कार्बन में डायमंड उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म डिस्कस करेंगे। दुनिया में जो सख्त तरीन कंपाउंड एलिमेंट्स हैं या मटीरियल्स हैं या कंपाउंड हैं उनमें डायमंड है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस। इसे हम जेम स्टोन के तौर पे यूज़ करते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा ये मिलता है और इसे कीमती पत्थर के तौर पे ज्वेलरी वगैरह में, जेम स्टोन के रिंग्स वगैरह में यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या है, इसको कटिंग, शीशा काटने के लिए और मुख्तलिफ़ चीज़ों को काटने के लिए जो टूल यूज़ करते हैं, पिन यूज़ करते हैं, उसकी टिप पे लगाते हैं। तो पहला यूज़ क्या है, ये कमर्शियल यानी जेम स्टोन है, वैल्यूएबल। इट हैज़ एप्लीकेशन इन कटिंग। इसे कटिंग में भी यूज़ करते हैं, टूल्स वगैरह काटने में। एंड एब्रेसिव्स, एब्रेसिव्स का मतलब है कि इसको निशान लगाने में, रगड़ वगैरह लगाने में ताकि शीशे को काट सकें। द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट लीड टू द रिमार्केबल डिफरेंसेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब उन डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बहुत पैक्ड है, और ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर्स की शक्ल में है, सॉफ्ट है। ठीक है, तो दोनों के स्ट्रक्चर की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ टोटली चेंज हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेफाइट दैट आर एक्सप्लॉइटेड कमर्शली आर। अब ग्रेफाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कमर्शली जिनका इस्तेमाल है वो क्या हैं? ये इनर्टनेस है, यानी इसके ऊपर एसिड बेस का रिएक्शन नहीं होता। एसिड में डिप कर दें, बेस में डिप कर दें तो ये ऐसे सही सलामत बचा रहता है, और हीट करने से ये टूटता भी नहीं है। हाई थर्मल स्टेबिलिटी है ग्रेफाइट की, और इसमें से करंट भी गुजर सकती है और हीट भी गुजर सकती है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़। लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टीज़ ग्रेफाइट की एक ख़ास डायरेक्शन में शो होती हैं। ग्रेफाइट लेयर्स की शक्ल में होता है, पैरेलल टू द लेयर्स। ये प्रॉपर्टीज़ गुड कंडक्टर और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, और परपेंडिकुलर अगर लेयर्स को कर दें तो वो नॉन कंडक्टर हो जाता है। तो इसका डायरेक्शन के साथ भी ताल्लुक़ है इन प्रॉपर्टीज़ का। इसके अलावा ग्रेफाइट जो है इसको पीस के लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, रगड़ वगैरह ख़त्म करने के लिए।
इट्स थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ मेक ग्रेफाइट सुटेबल एज अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल। इसको हम जो ब्रिक्स बनाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि इन हीट और करंट जो है वो इसमें से पास हो जाती है, तो इसकी जो फर्नेसेस होती हैं उनकी ब्रिक्स बनाते हैं। इस प्रॉपर्टी को रिफ्रैक्टरी मटेरियल के तौर पे हम कहते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो हीट अंदर ही रहेगी, पास हो जाएगी, और करंट भी। इसके अलावा इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, बैटरीज़ जो होती हैं, ये मोटरसाइकिल और गाड़ियों की जो बैटरियाँ होती हैं उनके अंदर जो एनोड और कैथोड लगे होते हैं वो ग्रेफाइट के होते हैं। फ्यूल सेल्स में भी इनको यूज़ करते हैं। द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस, फ्यूल सेल की जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं और वाटर बनता है। विल रिज़ल्ट इन अ ग्रोथ इन डिमांड फॉर हाई प्योरिटी ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट हमें खालस प्योर चाहिए फ्यूल सेल बनाने के लिए। तो जैसे जैसे फ्यूल सेल्स की डिमांड बढ़ रही है, ग्रेफाइट की भी डिमांड बढ़ रही है। उसके अलावा बहुत सारी और नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें भी इम्पैक्ट है ग्रेफाइट का। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेफाइट क्लॉथ, फ्लेक्सिबल ग्रेफाइट जो होता है, ये नया प्रोडक्ट है, और इसकी एप्लीकेशन जो है बढ़ती जा रही है। कार्बन ब्लैक, अब कार्बन का नंबर आ गया। कार्बन ब्लैक पाउडर सा ब्लैक कलर का होता है, मॉर्फस फॉर्म है। इसको हम कमर्शियली कहाँ यूज़ करते हैं, इसको तैयार कैसे करते हैं, हाइड्रोकार्बन लेकर कोई भी पेट्रोल वगैरह या कोई भी और डीजल वगैरह, उसको फुली बर्न ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न नहीं करते, थोड़ी ऑक्सीजन देते हैं, तो वो ब्लैक सा कोई काला सा पाउडर बन जाता है कार्बन पार्टिकल से। नेचुरल गैस लेकर पेट्रोलियम को जब बर्न करते हैं कंट्रोल्ड कंडीशन में, थोड़ी ऑक्सीजन देते हैं, तो वो कार्बन ब्लैक बन जाता है। कार्बन को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, वो कार्बन की शक्ल में ही पाउडर बन जाता है। कार्बन ब्लैक जो होता है उसकी एक ख़ास शक्ल होती है, एंड इज़ कम्पोज्ड ऑफ एग्रीगेट्स, गुच्छे होते हैं पार्टिकल्स के, कार्बन के पार्ट एटम होते हैं, और बारीक बारीक उनका स्ट्रक्चर माइक्रो स्ट्रक्चर होता है ग्रे। द मेजर एप्लीकेशन ऑफ कार्बन ब्लैक इज़ इन द रीइंफोर्समेंट ऑफ वल्केनाइज्ड रबर। अब रबर जो होती है वो सॉफ्ट होती है, उसको हार्ड करने के लिए, मजबूत करने के लिए उसमें कार्बन ब्लैक को ऐड कर देते हैं। और उसके अलावा जो टायर्स हैं उनमें, व्हीकल के टायर्स हैं उनमें भी हार्डनेस लाने के लिए उसमें कार्बन को ऐड कर दिया जाता है। उसके अलावा जो फ़ोटोकॉपी करवाते हैं तो प्रिंटिंग इंक्स में भी यूज़ होती है, कि पेज जब नीचे रखते हैं तो ऊपर जितने भी उसके ऊपर वाला पेज है उसका जो लिखा होता है वो नीचे कार्बन ब्लैक उस पेंट हो जाता है। पेंट इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ करते हैं और प्लास्टिक बनाने में भी यूज़ करते हैं। चारकोल वो कैसे हासिल होती है, हड्डियाँ लेकर या लकड़ी लेकर। एनिमल चारकोल कैसे हासिल होती है, हड्डियों को जलाकर, और वुड जो प्लांट चारकोल है वो लकड़ी को बड़े कंट्रोल तरीके से जलाकर जो हासिल होता है ब्लैक कलर का पाउडर, उसे चारकोल कहते हैं। ये ज़ाहरी तौर पे तो ये लगता है कि पाउडर है, लेकिन ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं ग्रेफाइट की। और एनिमल चारकोल में ये कैल्शियम फास्फेट हड्डी के ऊपर सपोर्ट हुई होती है। द एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, अब किसी भी चीज़ के अंदर कोई सोल्यूशन है, कोई लिक्विड है, उसके अंदर हम एनिमल चारकोल या चारकोल ऐड कर दें तो जो उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो उसके ऊपर चिपक जाते हैं चारकोल के ऊपर, तो इसे एड्जॉर्प्शन कहते हैं। द एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल रिमाइंड रेंडर इट्स कमर्शियली इंपॉर्टेंट, इसे कमर्शियली इंपॉर्टेंट कर दिया है। अब कार्बन के धागे भी बनते हैं, कार्बन फाइबर्स ऑफ ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिनमें बहुत मजबूती होती है, तो उनको हम यूज़ करते, वो ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन ओरिएंटेड पैरेलल टू द फाइबर एक्सिस, लंबी लंबी लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट की शक्ल की, और इससे हम कोई भी प्लास्टिक है उसमें मजबूती लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कार्बन कंपोजिट्स और फाइबर रीइंफोर्स्ड, अब फाइबर को मजबूत करने के लिए उसमें कार्बन ऐड कर देते हैं, और ये केमिकली इनर्ट है, और इसमें मजबूती भी बहुत ज़्यादा है, हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा है, रिजिडिटी भी है, और थर्मली टूटता भी नहीं है, और इसके ऊपर जितनी मर्ज़ी हीट का शॉक दें ये स्टेबल होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसके अलावा ये घिसता भी नहीं है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल के लिहाज से भी हाई टेम्परेचर पे मजबूत होता है, यानी इसके ऊपर वज़न वगैरह डालें तो ये टूटता नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टी जो हैं
ये क्या है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं स्पेस शटल के। यानी स्पेस शटल ने जिसने हवा में जाना है, स्पेस में जाना है, तो उसको मज़बूत होना चाहिए, ना उसको फ्रिक्शन का कोई डर होना चाहिए, ना हीट का, तो इसको यूज़ करते हैं उसको बनाने में, उसका बाहर वाले पार्ट्स। अब आ गया सिलिकॉन। सिलिकॉन हैज़ मेजर एप्लीकेशंस इन द स्टील इंडस्ट्री। सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन क्या है, स्टील इंडस्ट्री में है, एंड इन द इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़। ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये सिलिकॉन ऑक्साइड के कंपाउंड होते हैं, जैसा सोलर सेल बनते हैं ये सारे। तो ये सिलिकॉन का सबसे बड़ा यूज़ यही है कि ये सोलर सेल्स वगैरह में, सोलर पैनल्स में और सेमीकंडक्टर मटेरियल में यूज़ होती है। सिलिका जो रेत, खालिस प्योर रेत होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कमर्शियल मटीरियल है। इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्लास। शीशा भी इससे बनता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करते हैं तो शीशा तैयार हो जाता है, कैल्शियम सिलिकेट। और प्योर सिलिकॉन डाइऑक्साइड से भी क्वार्ट्ज बनता है हीट करके। एंड लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ सैंड आर कंज्यूम्ड वर्ल्ड वाइड बाय द बिल्डिंग इंडस्ट्री। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड रेत भी है, तो पूरे दुनिया में बिल्डिंग्स बन रही हैं, मसाला जो बनता है उसमें रेत इस्तेमाल होती है। क्वार्ट्ज ग्लास एक स्पेशल किस्म का ग्लास है। वो कैसे बनता है, प्योर सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेकर उसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी, इसको मेल्ट करते हैं, फ्यूज़ करते हैं और उसको ठंडा करते हैं, तो बहुत ही हाई क्वालिटी का ग्लास बनता है जिसे क्वार्ट्ज ग्लास कहते हैं। इस तरह एक कंपनी भी है क्वार्ट्ज, जो घड़ियों का शीशे, घड़ियों के ऊपर लिखा होता है क्वार्ट्ज। ये इतना अच्छा शीशा होता है कि टेम्परेचर जितना मर्ज़ी तेज़ एकदम बढ़े या कम हो, ये क्रैक नहीं होता शीशा। और इसके स्पेशल यूजेस हैं। उसके अलावा सिलिका जेल एक है, एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की अमॉर्फस फॉर्म है। ये कैसे बनती है, एक्वस सोडियम सिलिकेट लेकर उसमें एसिड ऐड करते हैं तो सिलिका जेल तैयार हो जाती है। अब सिलिका जेल का क्या यूज़ है, कहीं पर भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करनी है किसी अल्कोहल के अंदर या कोई भी और चीज़ है जहाँ से मॉइस्चर को रिमूव करना है, तो ये ड्राइंग एजेंट के तौर पे यूज़ होती है, मॉइस्चर रिमूव करती है। इसी तरह क्रोमेटोग्राफी में शीशे की प्लेट के ऊपर सिलिका जेल को पेंट कर देते हैं तो स्टेशनरी फेज़ के तौर पे यूज़ होती है, जिसके ऊपर से कोई लिक्विड ट्रैवल करता है। और उसके अलावा कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज़ होती है। गैशियस फेज रिएक्शन है तो उसमें हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, ये सॉलिड है तो एक चीज़ सॉलिड है, कैटलिस्ट सॉलिड है और रिएक्टेंट गैसेस की फॉर्म में है, तो ये हेट्रोजीनस कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज़ होती है। अल्कली मेटल्स हैव बीन एब्जॉर्ब्ड इनटू सिलिका जेल में बी एब्जॉर्ब्ड। अल्कली मेटल जो होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम वगैरह, ये सिलिका जेल पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उससे क्या हो जाता है, उनको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अल्कली मेटल जो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, तो उनको रिड्यूसिंग एजेंट, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो उनको यूज़ करने से पहले हम उनको प्रॉपरली सिलिका जेल के ऊपर लगा देते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या है, इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट में लीड टू द लंग डिजीज़। ये एमसीक्यूज भी बनेंगे कि अगर सिलिका डस्ट है उसको मुसलसल हम सांस के ज़रिए अंदर लेके जा रहे हैं तो एक बीमारी लग जाती है जिसका नाम है सिलिकोसिस। ये एक ब्रीदिंग डिजीज़ है। हाइड्रेटेड सिलिका फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ मरीन डायटम्स। ये पानी में रहने वाले जो डायटम्स हैं उनका बाहर का स्केलेटन जो होता है वो सिलिका का बना होता है। बट द रोल ऑफ सिलिकॉन इन अदर बायोलॉजिकल सिस्टम इज़ लेस वेल डिफाइंड। बाकियों में नहीं, डायटम्स जो प्लांट्स हैं उनमें इसका एक्सोस्केलेटन इसी का बना होता है। उसके अलावा द कमर्शियल डिमांड, अब जर्मेनियम आ गया है, कार्बन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम आ गया। द कमर्शियल डिमांड फॉर जर्मेनियम इज़ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट। इसका यूज़ कम है कमर्शियली लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स मेजर यूजेस आर इन जर्मेनियम बेस्ड पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट। अब ऐसा कैटलिस्ट जो पॉलीमराइजेशन में यूज़ होता है, यानी मोनोमर्स को जोड़ के एक बड़ा पॉलीमर, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन बनाता है, तो उसमें जो कैटलिस्ट है वो जर्मेनियम उसमें यूज़ होती है, जर्मेनियम बेस्ड पॉलीमराइज्ड कैटलिस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीइथाइलिन टेट्राथलेट PET बनाने में यूज़ होता है। फाइबर ऑप्टिक्स बनाने में यूज़ होता है। इंफ्रा रेड ऑप्टिकल डिवाइसेस बनाने में यूज़ होता है। और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर इलेक्ट्रिकल बैटरीज इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है।
Applications in optical devices arise from the optical properties of germanium oxide. जर्मेनियम डाइऑक्साइड जो है उसमें लाइट पास होने की या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए इसे ऑप्टिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं. More than 60% of germanium used in optical devices is रिसाइकल्ड. अब ऑप्टिकल डिवाइसेस में एनको वगैरह में ये जर्मेनियम ऑक्साइड यूज़ होता है, टूट जाती है एनके तो दोबारा रिसाइकल हो सकता है. अब आ गया टिन. टिन प्लेटिंग ऑफ स्टील कैंस. अब घरों में टीन डब्बे वाला आता है, वो टिन टीन टीन जो है टीन टिन से निकला है. और ये जितने भी देसी डालडा घी और मुख्तलिफ घी और बेवरेज यानी स्प्राइट कोक जो मिलते हैं कैन, तो उनके अंदर जो पेंट हुआ होता है वो टिन का हुआ होता है, जो क्रोजन नहीं होने देता लोहे के ऊपर. टिन प्लेटिंग ऑफ स्टील कैंस जो होते हैं उनके ऊपर टिन लगाया जाता है. ये इम्प्रूव कर देता है क्रोजन रेजिस्टेंस एंड इज़ अ मेजर यूज़ ऑफ टिन. टिन का सबसे बड़ा यूज़ क्या है, जितनी भी फूड मटेरियल को स्टोर करने में कैंस यूज़ होते हैं उनके अंदर वाली साइड पर टिन पेंट कर दिया जाता है. जैसा घी वगैरह स्टोर करना है या कोई बोतल स्टोर करनी है. द मेटल इज़ हाउएवर सॉफ्ट एंड टिन अलॉयज सच एज. अब टिन के अलॉयज भी बन सकते हैं. मिसाल के तौर पर टिन का अलॉयज है प्यूटर. सोल्डरिंग मेटल के तौर पे यूज़ होता है, यानी टांके वगैरह लगाने में, ब्रॉन्ज़ बनाने में यूज़ होता है. एंड डाई कास्टिंग अलॉय. डाई कास्टिंग अलॉय क्या है, डाइज जो बनती हैं जिनसे बहुत सारा मटेरियल बनता है, तो उस अलॉय बनाने में यूज़ होता है. हैव ग्रेट कमर्शियल वैल्यूज़ देन प्योर टिन. ठीक है, तो टिन को हम उसके अलॉयज़ बनाकर उसके ज़्यादा वैल्यूज़ हैं प्योर टिन की निस्बत. हाई क्वालिटी विंडो ग्लास इज़ यूजली मैन्युफैक्चर्ड बाय द पिलगिंगटन प्रोसेस. और पिलगिंगटन प्रोसेस क्या है, ये एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है. अच्छी क्वालिटी के विंडो ग्लास बनाने के लिए, खिड़कियों के जो शीशा बनाने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, पिलगिंगटन प्रोसेस है. पिलगिंगटन प्रोसेस क्या है, इट इन्वॉल्व्स फ्लोटिंग मोल्टन ग्लास. जो शीशा बना हुआ है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पिघला हुआ टिन डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, शीशा जब खुश्क होता है तो उसकी जो सरफेस है वो फ्लैट हो जाती है, बिल्कुल स्लिपरी हो जाती है, चमकदार हो जाती है, तो ये अच्छी क्वालिटी का शीशा बन जाता है. टिन डाइऑक्साइड जो है ये ओपेसिफायर है. ओपेसिफायर क्या होता है, ओपेसिफायर मीन पेंट वगैरह की क्वालिटी को बेहतर करने में, इनामल्स और पेंट वगैरह में यूज़ होता है जो ओपेसिफायर है. एंड इट्स एप्लीकेशन इन गैस सेंसर्स आर द. इसे गैस सेंसर्स के तौर पे यूज़ करते हैं. द यूज़ ऑफ टिन बेस्ड केमिकल एज फ्लेम रिटार्डेंट्स इज़ इंक्रीजिंग इन इम्पोर्टेंस. यानी ऐसे केमिकल यूज़ करते हैं जिनमें टिन यूज़ होती है और वो फ्लेम कहीं है तो फ्लेम को बुझाने में यूज़ होते हैं. अब आ गया लेड. लेड एक सॉफ्ट मेटल है. ठीक है, ये मेटल है. अब आखिरी जो एलिमेंट है, लेड एक सॉफ्ट मेटल है एंड हैज़ बीन वाइडली यूज्ड इन द प्लम्बिंग इंडस्ट्री. प्लम्बिंग इंडस्ट्री क्या है, प्लम्बस लेड को कहते हैं. तो जिस इंडस्ट्री में भी लेड को यूज़ करते हैं, चाहे उसमें इलेक्ट्रोड्स बनाने में, चाहे किसी और मेटल में मिक्स करने में ताकि उसका अलॉय बने स्टील वगैरह में, तो इसे प्लम्बिंग इंडस्ट्री कहते हैं. दिस यूज़ हैज़ डिमिनिश्ड एज अ अवेयरनेस ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ द मेटल हैज़ ग्रोन. अब टिन मेटल जो है वो कार्सिनोजेनिक है, इससे कैंसर होता है. तो इसको अब ये जो इसकी जो प्लम्बिंग वाला प्रोसेस है कि मुख्तलिफ मेटल्स में इसको मिक्स किया जाता है, वो रिड्यूस हो गया है. सिमिलरली लेड का यूज़ पेंट में भी कम हो गया. पेंट में पहले इसके लेड के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं जिनके कलर्स होते हैं, तो पेंट में यूज़ होता था. वाइट कलर का लेड होता था जो मूर्तियाँ वगैरह बनाने में, ये जो हिंदुओं की और स्टैचूज़ बनाने में यूज़ होता था, वो भी कम हो गया क्योंकि लेड जो है वो ऐसा सा हवा में उड़ता है और कैंसर करता है अगर सांस के ज़रिए हमारे लंग्स में चला जाए. और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली लेड फ्री फ्यूल्स आर रिप्लेसिंग लेडिड काउंटर पार्ट्स. तो पहले ज़माने में फ्यूल को क्वालिटी को बढ़ाने के लिए टेट्राइथाइल लेड यूज़ किया जाता था, जिससे नॉकिंग भी नहीं थी होती और फ्यूल की क्वालिटी इस तरह बेहतर होती थी कि उसकी माइलेज बढ़ती थी. वो ज़्यादा देर तक इस फ्यूल जो है गाड़ी में यानी ज़्यादा देर निकाल जाता था, कम बर्न होता था, जल्दी नहीं था बर्न होता. लेकिन लेड चूँकि जब निकलता था एग्जॉस्ट से तो वो कैंसर करता था, लेड के ऑक्साइड जो होते हैं, तो इसलिए अब लेड वाले अनलेडिड फ्यूल यूज़ होता है. हर पेट्रोल पंप पे लिखा होता है अनलेडिड, इसलिए अब फ्यूल लेड फ्री यूज़ हो रहा है. लेड ऑक्साइड्स की कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है,
लेड क्रिस्टल ग्लास बनता है। रेड लेड एक Pb3O4 ट्राईप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड जो है वो रेड लेड है, रेड कलर का, इसलिए इसका नाम रेड लेड है। इसे हम पिगमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं स्टील और आयरन को कोरोजन रेजिस्टेंट करने के लिए। अब घरों में जब नया घर बनता है तो जो बड़े बड़े गेट्स और खिड़कियाँ आती हैं, विंडोज़ आती हैं, वो उनके ऊपर सुर्ख कलर का ऐसे स्प्रे सा हुआ होता है, वो ट्राईप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड रेड लेड का होता है, जिससे बाद में जब घर बन जाता है बाद में हम अपनी मर्ज़ी का पेंट कराते हैं। तो पहले जो पेंट हुआ है वो रेड लेड का हुआ होता है ताकि जंग ना लग जाए ज़्यादा देर अगर ये गेट लगा हुआ है तो। रेड से कलर का खिड़कियों के ऊपर पेंट हुआ होता है आम। द सेल रिएक्शन इज़ आ combination of half reaction। अब by far the greatest demand for lead is in lead acid batteries। अब ये जितनी भी मोटरसाइकिलों में और गाड़ियों में बैटरियाँ इस्तेमाल होती हैं, आप लोगों ने देखी होंगी कि उनके अंदर लंबे लंबे से रॉड नज़र आ रहे होते हैं ग्रे से कलर के, जिसका ये लेड पेंसिल है। ये लेड पेंसिल का नाम लेड पेंसिल इसलिए है, इसमें लेड नहीं यूज़ हो रहा, इसमें ग्रेफाइट है, लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे लेड की तरह का है, तो उस तब से इसका नाम लेड पेंसिल पड़ गया। जब शुरू में लोगों को ये मिसकंसेप्शन हुई कि शायद ये लेड है, लेकिन ये लेड नहीं है, ये ग्रेफाइट है, लेकिन लग लेड की तरह रहा है। इसी तरह इस तरह का लेड जो है वो यूज़ होता है बैटरियाँ वगैरह बनाने में, मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की एनोड और कैथोड बनाने में, तो इसलिए उस लेड स्टोरेज बैटरीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। उसके अलावा हम देखते हैं कि इनमें जो है बॉन्डिंग कैसे होती है। तो कार्बन सबसे पहला मेंबर है। कार्बन जो होता है वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाने की लंबी चेन किसी भी हद तक जा सकती है, यानी उसकी चेन कहीं रुक नहीं सकती। बाकी पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं वो एक ख़ास हद तक, एक दो तीन मैक्सिमम 8 तक एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, लेकिन कार्बन 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 जितनी मर्जी चेन आपस में कार्बन की लंबी बना सकते हैं, कार्बन एटम आपस में जुड़ सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए। इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन इज़ द टेंडेंसी फॉर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कोवलेंट बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी है बिटवीन एटम्स और एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं ऑफ अ गिवन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं हाइड्रोकार्बन में, इसी तरह सल्फ़र सल्फ़र बॉन्ड भी होते हैं पॉलीसल्फाइड में, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होते। कार्बन के तो जितने मर्जी कोई लिमिट ही नहीं है बॉन्ड बन सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। तो कैटिनेशन जो है इसको हम देखेंगे, इवन व्हेन कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, इट इज़ द बॉन्ड डिसोसिएशन। तो कैटिनेशन की ही हम डेफिनेशन देखेंगे। कैटिनेशन ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आपस में ही सेम एलिमेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इनके रिएक्शंस के लिहाज से कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम ड्राई क्लीनिंग वगैरह कपड़े कराते हैं तो ये यूज़ होता है। ये काइनेटिकली इनर्ट है, यानी ये पड़ा हो तो ये रिएक्शन नहीं करता, हाइड्रोलिसिस नहीं होती पानी के साथ। लेकिन कार्बन के बाद जो सिलिकॉन है उसका जो क्लोराइड है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, वो फ़ौरन पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है? अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसकी आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2s में और 2 2p में हैं। और सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसके भी आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में और 2p में, लेकिन 3s में और 3p में। जब थर्ड शेल शुरू हो जाता है तो 3d ऑर्बिटल भी एम्प्टी होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में जाकर उसको क्या कर सकते हैं, ये हाफ फिल्ड हो जाते हैं और उसमें उसको भी एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। तो चूँकि सिलिकॉन के अंदर d ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल अवेलेबल है जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड से अनपेयर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ अनपेयर्ड होने का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रुझान है बजाय इसके। तो चूँकि d ऑर्बिटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं d ऑर्बिटल सिलिकॉन में, इसलिए वो पानी के साथ रिएक्ट कर सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों इनर्ट है, वो रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि उसमें कार्बन है जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पैक्ड हैं, कार्बन के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होता है फ़ौरन रिएक्शन कर जाता है पानी के साथ, हाइड्रोलिसिस, पानी के साथ रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। उसकी वजह क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ 3d ऑर्बिटल। सिलिकॉन में 3d ऑर्बिटल अवेलेबल है, जब ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो फिर रिएक्शन होता है। तो कार्बन के पास कोई ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है एम्प्टी, सिलिकॉन के पास ऑर्बिटल अवेलेबल है एम्प्टी, जिसकी वजह से वो रिएक्शन कर सकता है, विच कैन बी स्टेबलाइज्ड एज एसोसिएशन ट्रांजिशन स्टेट में वो यूज़ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं
कि मेज़िटाइल MES जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है। मेज़िटाइल में सिलिकॉन डबल बॉन्ड सिलिकॉन है और इर्द गिर्द बेंजीन रिंग्स अटैच हैं। तो बेंजीन रिंग्स के साथ भी अल्काइल ग्रुप्स नज़र हमें आ रहे हैं। ये अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल वगैरह ये जो हैं। तो ये ऊपर को आया हुआ है इसलिए इस निशान से शो करते हैं। ये नीचे को गया हुआ है, प्लेन में नहीं है, नीचे को गया हुआ है, उसको इस निशान से कोई अल्काइल ग्रुप है। तो ये जो मेज़िटाइल ग्रुप बना है इसका फार्मूला MCQ बनता है कि मेज़िटाइल ग्रुप क्या है। उसके अलावा हम देखते हैं इसमें आ जाता है कि कार्बन की जो मुख्तलिफ़ एलोट्रॉप्स हैं, दोबारा से उनको डिस्कस करते हैं। कार्बन की दो एलोट्रॉप्स मशहूर हैं, एक ग्रेफाइट है और दूसरी डायमंड है। उनका स्ट्रक्चर देखते हैं और उनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। यूजेस में हम अच्छा खासा डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डायमंड इज़ नॉट। अब देखें डायमंड और ग्रेफाइट में देखें तो हमने पीछे अभी डिस्कस किया डायमंड ज़्यादा हार्ड है और ग्रेफाइट कम सॉफ्ट है। तो जो चीज़ जितनी हार्ड हो वो उतनी स्टेबल होती है, लेकिन डायमंड जो होता है अगर हम ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करें तो वो नहीं होता, बल्कि डायमंड ग्रेफाइट में हो जाता है। इसका मतलब है थर्मोडायनामिकली एनर्जी जो इनके अंदर मौजूद है उसके लिहाज से देखें तो डायमंड लेस स्टेबल है और ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है एनर्जी की, बॉन्ड की एनर्जी के लिहाज से। तो बॉन्ड की एनर्जी के लिहाज से जो चीज़ स्टेबल होती है उसको हम थर्मोडायनामिकली स्टेबल कहते हैं। तो कार्बन जो है वो मेटा स्टेबल है। अब नई डेफिनेशन आ गई है मेटा स्टेबल क्या है उसको देख लेते हैं। डायमंड इज़ नॉट थर्मोडायनामिकली स्टेबल, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। मोस्ट स्टेबल फॉर्म थर्मोडायनामिकली कौन सी है, बॉन्ड की मजबूती के लिहाज से वो ग्रेफाइट है। तो डायमंड क्या है, ये मेटा स्टेबल है। एट रूम टेम्परेचर पे कन्वर्जन ऑफ डायमंड ए ग्रेफाइट जो होती है वो थर्मोडायनामिकली फेवरेबल है। ये इसका मतलब है डायमंड ग्रेफाइट में जा सकता है क्योंकि ग्रेफाइट ज़्यादा थर्मोडायनामिकली बॉन्ड की मजबूती के लिहाज से ज़्यादा स्टेबल है। मेकिंग ग्रेफाइट द स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड स्टेट वही होती है जो बॉन्ड्स की मजबूती के लिहाज से स्टेबल थर्मोडायनामिकली होती है। तो ग्रेफाइट जो है डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी भी रिलीज़ होती है। जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ हो वही थर्मोडायनामिकली फेवरेबल होता है, वो मोस्ट स्टेबल स्टेट की तरफ जा रहा है। तो कार्बन ज़ाहिरी तौर पर स्टेबल लग रही है, लेकिन असल स्टेबल कौन है, ग्रेफाइट है, क्योंकि इसमें जब ये कन्वर्ट होता है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन मीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो ये है, माइनस साइन का मतलब है रिलीज़ हो रही है। अब मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है, अ स्टेट इज़ मेटा स्टेबल जो एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन कोई ज़ाहरी चेंज नहीं नज़र आ रहा कि वो थर्मोडायनामिकली तो अनस्टेबल है, वो चेंज नहीं हो रही। देखिए डायमंड जो है वो पड़ा पड़ा, वो चूँकि स्टेबल नहीं है तो पड़ा पड़ा उसे ग्रेफाइट में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन वो डायमंड ही रहता है, कभी ग्रेफाइट नहीं होता। इसका मतलब है वो ग्रेफाइट में नहीं जा रहा, हालांकि वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल नहीं है लेकिन इतना स्टेबल है कि वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो इसे हम कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट वो स्टेट होती है जो एग्जिस्ट तो कर रही है और वो चेंज भी नहीं हो रही दूसरी स्टेट में जो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। हालांकि वो थर्मोडायनामिकली कम स्टेबल होती है विद रिस्पेक्ट दूसरी स्टेट की निस्बत। डायमंड कम स्टेबल है थर्मोडायनामिकली, लेकिन फिर भी खुद ब खुद ग्रेफाइट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। डायमंड हैज़ अ हाई डेंसिटी, ग्रेफाइट से ज़्यादा डेंसिटी है डायमंड की ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैकिंग हुई होती है कार्बन एटम की। और डायमंड जो होता है इसे हम एंड दिस अलोज आर्टिफिशियल डायमंड बना सकते हैं ग्रेफाइट से, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं ग्रेफाइट के ऊपर और ज़्यादा डेंसिटी जब हो जाती है तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्रेफाइट जो है उसकी नॉर्मल फार्म को हम अल्फ़ा ग्रेफाइट कहते हैं, उसको हम बीटा फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राइंडिंग करके उसको पीस के। अब बीटा टू अल्फ़ा ट्रांजिशन अकर्स। अब बीटा से अल्फ़ा बनानी है तो टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा। तो दो बीटा फार्म्स हैं अल्फ़ा और बीटा। तो बीटा जो है अल्फ़ा में अल्फ़ा बीटा में कन्वर्ट हो सकती है। अब ग्रेफाइट में शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, वाई ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द लेयर्स। ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर है, लेकिन कैसे गुड कंडक्टर है, जब एक ख़ास डायरेक्शन में रखा हो पैरेलल टू द लेयर्स, लेकिन जब डायरेक्शन चेंज कर देते हैं परपेंडिकुलर कर देते हैं तो उसमें से करंट नहीं गुजरती, क्योंकि जब पैरेलल लेयर रखते हैं तो लेयर्स के दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें से करंट गुजारने की वजह बनते हैं गुजरने की। लेकिन अगर परपेंडिकुलर रख दें, ऐसे रख दें, तो करंट नहीं गुजर सकती क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं मिलता। इसी तरह एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट जो है वो लुब्रिकेंट के तौर पे कैसे यूज़ होता है सॉफ्ट यानी किसी भी फ्रिक्शन को कम करने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले देखते हैं हर कार्बन जो होता है वो 4 वैलेंसी शो करता है और सिग्मा 3 बॉन्ड बनते हैं ग्रेफाइट में। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री, लेकिन बॉन्ड कितने बनते हैं, सिग्मा। एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन डी लोकलाइज्ड पाई बॉन्डिंग। एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जो डी लोकलाइज्ड पाई बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है।
द मालिकुलर ऑफ पाई ऑर्बिटल एक्सटेंड ओवर ईच लेयर, पूरी लेयर पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फैले हुए होते हैं, और बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल फुली ऑक्यूपाई है, एनर्जी गैप बिटवीन दैम बहुत कम होता है मालिकुलर और एंटी बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आगे को मूव कर सकते हैं, इसलिए ग्रेफाइट में से करंट गुजर सकती है। लुब्रिकेंट के तौर पे क्यों यूज़ होता है, उसकी वजह ये होती है क्रिस्टल कोवलेंट बॉन्डिंग इज़ प्रेजेंट विद इन ईच लेयर, हर लेयर में कोवलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन बहुत ही वीक वैंडरवाल इंट्रैक्शन है लेयर्स के दरमियान एडजेसेंट लेयर में, जिसकी वजह से वो स्लिप हो जाती हैं और वो क्लीव हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं लुब्रिकेंट के तौर पे। अब है व्हाट आर इंटरकलेशन कंपाउंड, उनको एक्सप्लेन करना है, उनकी टाइप्स को, वो हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे।